Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics. नेशनल इनकम अकाउंटिंग चैप्टर हमने स्टार्ट किया है एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसके 2 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम करेंगे उत्पाद अथवा मूल्यवर्धित विधि, प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडिशन मेथड, जो राष्ट्रीय आय को मापने का 3 मेथड हमने आपको बताए थे। एक है प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो आज हम करेंगे प्रोडक्ट मेथड। उत्पादन विधि में हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं। अब देखिए, जो प्रोडक्ट मेथड है इसमें हम एक वर्ष में जितनी भी गुड्स एंड सर्विस हमने प्रोड्यूस की उन सब की गणना की जाती है। अब इसकी गणना कैसे की जाए, तो उत्पादन की जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं थी वो उनकी हमने क्या करते हैं, क्या हम उनका योग करते हैं। तो एक इसको एग्जांपल से समझेंगे कि मान लीजिए अर्थव्यवस्था में 2 तरह के प्रोड्यूसर हैं। एक किसान है जो गेहूं को प्रोड्यूस करता है, और एक ब्रेड निर्माता है जो बेकर है। गेहूं उत्पादक गेहूं का उत्पादन करते हैं। उन्हें मानव श्रम के अलावा किसी भी प्रकार के आगत की आवश्यकता नहीं है। वे गेहूं का कुछ अंश बेकर को बेच देते हैं। अब बेकर को ब्रेड के उत्पादन में गेहूं के अतिरिक्त किसी और रॉ मटेरियल की नीड नहीं है। तो मान लीजिए एक वर्ष में किसान द्वारा उत्पादित गेहूं का मूल्य 100 रुपये है, तो इनमें से वे 50 रुपये मूल्य का गेहूं बेकर को बेच देते हैं। और बेकर गेहूं की इस मात्रा का यूज़ करके 200 रुपये का ब्रेड बना देता है। तो अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन का मूल्य कितना हुआ? अगर हम सरल तरीके से देखें तो बेकर ने 200 रुपये का उत्पादन किया और किसान ने 100 रुपये का, तो दोनों को ऐड कर दें तो 300 होगा। लेकिन उत्पादन का मूल्य 300 तो नहीं है, तो किसान तो 100 रुपये मूल्य का गेहूँ उपजाता है, उपजाता है। और जो मूल्य के अगर हम बात करें, किसान 100 रुपये मूल्य के उपज में पूर्ण योगदान का अधिकारी है। लेकिन बेकर के संबंध में ये सत्य नहीं है, क्योंकि बेकर ने तो सिर्फ 50 रुपये का गेहूं खरीदा है, और 200 रुपये के ब्रेड का जो उसने उत्पादन किया है उसमें उसका पूरी तरह से योगदान नहीं है। तो गेहूं का मूल्य उसमें ऐड पहले ही है, ठीक है। तो अगर हम बार बार उसको ऐड करेंगे तो उस 50 रुपये की मूल्य की गणना 2 बार हो जाएगी। इसको डबल काउंटिंग बोलेंगे। इसलिए हमें क्या करना होगा, अगर हम नेट देखें तो 200 में से 50 का जो गेहूं लिया है वो हम निकाल देंगे, तो अब 150 रुपये ही बेकर का टोटल जो कंट्रीब्यूशन है ये है, ठीक है। तो किसान ने टोटल 100 रुपये का और 150 रुपये बेकर का निवल योगदान, तो ये हुआ 250, 300 नहीं, ठीक है। तो इस तरह से इसको वैल्यू एडिशन बोलते हैं, कि जब रॉ मटेरियल खरीदा जाता है वो इंटरमीडिएट गुड है, फिर उससे गुड्स एंड सर्विस बनाई जाती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके, फिर वो क्या है, आपकी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। तो बीच में जो भी रॉ मटेरियल की वैल्यू हुई वो वैल्यू एडिशन है, और वैल्यू एडिशन एक फ्लो कंसेप्ट है, आप ये याद रखना। स्टॉक एंड फ्लो ऐसे वेरिएबल आपसे पूछे जाते हैं पेपर में। तो ये देखिए, मूल्य वृद्धि एक है प्रवाह। आप ये देखिए एनसीईआरटी में एक एक लाइन में मीनिंग है, ठीक है ना। अब इस बात को यहीं पर समझ लो कि वैल्यू एडिशन क्या है, एक फ्लो वेरिएबल है। उदाहरण से हमने इसको समझ लिया। अब हम बात करेंगे, ये देखिए, मूल्य वृद्धि की गणना करते समय फर्म के उत्पादन का मूल्य लिया जाता है, फाइनल गुड की वैल्यू। किसी स्थिति में वर्ष के अंत में उसके पास जो भी स्टॉक है वो क्या है। फर्म के पास पहले से ही कुछ स्टॉक होता है, वर्ष के दौरान फर्म द्वारा फिर कम उत्पादन किया जाएगा, तो उस वर्ष के आरंभ में जो स्टॉक है उसको बेचकर वो बाजार में मांग की पूर्ति कर देता है। इस तरह स्टॉकों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, तो एक जो स्टॉक की तुलना है वो किस तरीके से की जाती है कि अविकृत यानी कि बिना बिका हुआ जो सामान था और जो कच्चे माल के रूप में था वो कोई भी फर्म एक वर्ष से अगले वर्ष तक रखता है, उसी को बोलते हैं इन्वेंट्री। कि हमारे पास कुछ वस्तुएं ऐसी हैं रॉ मटेरियल की फॉर्म में हैं, कुछ अभी कैसी हैं जो बिकी नहीं है, बना रखी थी पहले, तो यही हमारी इन्वेंट्री है। तो इन्वेंट्री क्या है, एक स्टॉक वेरिएबल है। वर्ष के आरंभ में इसका जो मूल्य था वर्ष के अंत में इसका मूल्य उच्च हो सकता है। तो इस माल सूची में इन्वेंट्री में कुछ वृद्धि होती है, और आरंभ की तुलना में वर्ष के अंत में अगर ये वृद्धि कम होती है तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे। तो एक वर्ष के दौरान किसी फर्म की माल सूची में परिवर्तन, वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन माइनस वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री, ये ऐसे निकलेगी इन्वेंट्री चेंज इन इन्वेंट्री। अब जो ये ट्रिपल साइन है 1 2 3, ये आइडेंटिटी को दिखाता है, ठीक है। और ये जो साइन है ये हमारा बराबर को दिखाता है, बराबर यानी कि इक्वलिटी। अगर ये साइन हम देखें, ये देखो, जैसे 2 + 2
4 लिख सकते हैं क्योंकि ये हमेशा सत्य है। किंतु अगर हम 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 हमें लिखना चाहिए, क्योंकि 2 बार गुणा गुणा यानी कि विशेष मूल्य के लिए 4 के बराबर होता है। एक्स इज इक्वल टू अगर हम माने, अगर हम ये कहें ना एक्स इज इक्वल टू 2 और हमने 2 इंटू एक्स कर दिया, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये 4 है। लेकिन ये हर बार एक्स की वैल्यू 2 थोड़ी ना मानेंगे, ठीक है। लेकिन हमें ये पता है 2 इंटू 2, तो ये तो हर बार 4 ही होगा, ये सत्य है। तो ये चीज़ है इक्वालिटी एंड आइडेंटिटी में। उसके बाद फिर ये माल सूची और इसी का एग्जाम्पल दे रखा है। अब ये यहाँ पर देखिए, जो ये साइन है ये सम्मेशन को दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में सभी फर्मों के, एक फर्म ने जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिड क्या है, दूसरी फर्म की क्या है, एन तक चले जाओ, तो इसका मतलब कि पर्टिकुलर जो जितनी भी फर्में हैं, कितने भी टाइम पीरियड में टोटल जो फर्में थी, टी मतलब टोटल जो फर्में थी, उन सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो वो बन जाएगा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब उसके बाद है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, इनका मैंने न्यूमेरिकल की फॉर्म में आपको बिल्कुल फॉर्मूले के साथ कुछ वीडियो मैंने पहले भी बना रखी हैं नेशनल इनकम की, तीनों मेथड हैं जिसमें बहुत अच्छे से क्लियर करवा रखे हैं। तो इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक भी आपको दे दूँगी, आप वो भी देख सकते हैं, वहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। ये तो एनसीईआरटी हैं, हम एक एक लाइन में सिर्फ मेन बातें पढ़ रहे हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ से भी और वैसे भी नॉलेज के लिए। अब है एक्सपेंडिचर मेथड। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर हम कैलकुलेशन करें तो एक वैकल्पिक विधि उत्पादन के मांग पक्ष को दृष्टि में रखती है, डिमांड साइड को, तो इसी को क्या बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। जैसे किसान वेहिकल वाला हमने एग्जांपल लिया था जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि इस विधि में प्रत्येक फर्म द्वारा जितने भी खर्चे किए जाते हैं उन सबको जोड़ दो, वो क्या है एक्सपेंडिचर मेथड है, ठीक है। सिंपल बात बिल्कुल। एक फर्म ने, मान लीजिए फर्म ने गुड्स एंड सर्विस पे खर्चा किया, वो भोग व्यय, फिर उत्पादित वस्तु और सेवाओं का जो अंतिम निवेश व्यय था ये, फिर जो सरकार खर्च करती है गुड्स एंड सर्विसेज पर वो, फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो वस्तु को बेचकर हम दूसरे देशों से बाहर भेजकर सामान भेजकर हम कुछ भी कमाई करते हैं, या फिर उनसे मंगवाया जो है उसके बदले में हम पैसे देते हैं, ये सब ये एक्सपेंडिचर क्या है, जो कंजप्शन है, जो इन्वेस्टमेंट है, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, जो एक्सपोर्ट पर है, तो इन सबको जोड़ देंगे हम तो क्या आ जाएगा, हमारा एक्सपेंडिचर मेथड आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अगर आप उपभोग देखें तो उसको सी मान लिया। अब सी क्या है, एक अंश उपभोग वस्तुओं के आयात पर खर्च किया जाता है। मान लीजिए उपभोग वस्तु के आयात पर हमने सी एम मतलब इम्पोर्ट से लिया है यहाँ पर, तो टोटल सी में से हम इम्पोर्ट वाला एम अगर माइनस कर दे तो घरेलू फर्मों के ऊपर जो भी उपभोग था वो हमें पता चल गया। ऐसे ही जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से भी हमने टोटल इन्वेस्टमेंट में से इम्पोर्ट वाला जो हमने निवेश था, अंतिम निवेश व्यय, वो हमारा निकल जाता है कि इसको माइनस कर देते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में से जो बाहर से सामान मंगवाया है वो खर्चा अगर माइनस कर देते तो वो निकल आता है, ठीक है। तो जिसका व्यय आयात पर होता है ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। तो अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं पर जो अंतिम उपभोग व्यय है उसका कुल योग, समेशन का साइन लग गया ना आगे, और सभी फर्मों द्वारा अंतिम निवेश व्यय का कुल योग, और सभी फर्मों द्वारा फिर सरकारी यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का जो कुल योग है, इन सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड आ जाएगा। ये देखिए जीडीपी आ जाएगी हमारी। अब उसके बाद है इनकम मेथड। अब इनकम मेथड नाम से ही क्लियर है, सभी कारकों पर जो खर्चा किया, मध्यवर्ती शामिल होंगी सभी कारकों, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर, वेतन, मजदूरी, लाभ, ब्याज, लगान, ये जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे होते हैं उनके जो फैक्टर पेमेंट है उन सबको जोड़ दो, वो इनकम मेथड है। सकल घरेलू उत्पाद वही वेजेस की फॉर्म में, प्रॉफिट की फॉर्म में है, फिर रेंट की फॉर्म में है, सबको हमने जोड़ दिया, जीडीपी निकल आई हमारी। तो अगर हम बात करें
तीनों विधियों को इसमें दिखाया गया है कि जो प्रोडक्ट मेथड था वो सभी फर्मों के जो ग्रोस वैल्यू एडेड था सबको जोड़ दो तो वो प्रोडक्ट मेथड है। अगर इनकम मेथड की बात करें तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो फैक्टर पेमेंट दी जाती है वो इनकम मेथड है। और जो अलग अलग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट या कंजप्शन जो खर्चे किए जाते हैं वो सब एक्सपेंडिचर मेथड में आएगा। बिल्कुल क्लियर है ये। अब ये देखिए, मान लीजिए जो वैल्यू एडिड है बिक्री, टोटल बिक्री 50, मध्यवर्ती वस्तुएं कुछ नहीं थी, तो वैल्यू एडिड कितना हुआ 50। अगर हम बात करें दूसरी फर्म की तो बिक्री हुई 200 की, मध्यवर्ती वस्तुओं की मूल्य था 50, तो 150 रुपये क्या है, वैल्यू एडिशन है। फाइनल में से हम इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू निकाल देते हैं तो वैल्यू एडिशन आ जाता है। अब उसके बाद है कुछ बेस प्राइस, मार्केट प्राइस। अब देखो, राष्ट्रीय आय का जो सबसे महत्वपूर्ण मापक है वो है साधन लागत पर जीडीपी। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये है राष्ट्रीय आय का सबसे महत्वपूर्ण मापक। भारत सरकार सीएसओ, अब देखो राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में जिसको कहेंगे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय या ऑफिस, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, तो साधन लागत पर जीडीपी और बाजार कीमत पर जीडीपी का ये आकलन करता रहता है। तो 2015 में अगर बात करें, सीएसओ ने फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी को जीबीए द्वारा सब प्रतिस्थापित कर दिया। अब बाजार कीमत पर जीडीपी, अब जिसे केवल जीडीपी कहा जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित जितने भी मध्यवर्ती वस्तुएं हैं उनको हम माइनस कर देते हैं। बेस ईयर जो हमारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हमारे पास है उन सब की वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, तो सभी साधन को, इसमें कोई टैक्स शामिल नहीं होता, साधनों को किया गया सिर्फ भुगतान शामिल होता है। ये देखिए, साधन लागत पर अगर हम जीवीए देख रहे हैं तो बेस ईयर पर, बेस कीमतों पर जीवीए प्लस शुद्ध उत्पादन कर। अगर हम आधारिक कीमतों पर जीवीए देख रहे हैं तो बाजार कीमतों पर जीवीए प्लस शुद्ध उत्पादन कर। ठीक है, तो कहने का मतलब जब हम फैक्टर कॉस्ट पर हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस दे रखा है तो हमें निकालना है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं। और अगर हमें जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है और हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर देते हैं। ये ध्यान रखना। कुछ और बातें हैं यहाँ पर, राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं। जैसे अगर हम बात करें सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो हम क्या करेंगे, हमें ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, तो जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ये प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी नेशनल निकल आएगी। अब जीडीपी निकालनी है तो हम नेशनल में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस कर देंगे, तो सिर्फ हमारी घरेलू इनकम आ जाएगी। अगर अब बात करें है नेट नेशनल प्रोडक्ट की, तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन, फालतू के जो खर्चे हैं वो माइनस कर देंगे, वो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। अगर हम बात करें नेट इनडायरेक्ट टैक्स की, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो हम इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर देंगे। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले यहाँ पर दिए हुए हैं। ये देखिए, अगर हम बात करें पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की, तो हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है तो पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे। ठीक है, अब ये राष्ट्रीय प्रयोज्य आय और निजी आय। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय बाजार कीमतों पर निवल, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस नेट जो ट्रांसफ़र इनकम है दूसरे देशों से मिली हुई, नेट ट्रांसफ़र इनकम, वो हमारी क्या आ गई,
राष्ट्रीय प्रोज्या यानी कि नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। देखिए यहाँ पर भी बहुत अच्छे से समझा रखा है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस है। जीडीपी एक घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है। सभी गैर निवासियों द्वारा जो भी उत्पादन में शामिल किया जाता है, चाहे कोई कंपनी है, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन है, कुछ भी है। तो इसमें जीडीपी क्या होगा? कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया। एनडीपी एट मार्केट प्राइस नेशनल यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। ये सारे फॉर्मूले हैं यहाँ पर। एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमारे पास अवेलेबल है। उसमें से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे और माइनस करेंगे हम जो नेट प्रोडक्शन टैक्स है। जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड हम प्लस कर देंगे। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स मैंने आपको बताया था अभी। ये फॉर्मूले पहले कर लिए हैं हमने। अब सकल मूल्य वर्धित बाजार कीमत पर देखें तो सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमतों पर जो होगा, और अगर अब आधारित कीमत पर हम ग्रोस वैल्यू एडिड देखें तो उसमें से नेट जो टैक्स है वो माइनस कर देंगे। तो यहाँ तक आप ये सभी कर लें। इसमें मैं तीनों मेथड के लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी, जिसमें न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके दिखा रखे हैं। उसके बाद कल सिर्फ इसकी फिनिशिंग है, ये हम नहीं तो अभी भी इसको हम देख सकते हैं, फिनिश हो जाएगा ये चैप्टर। मौद्रिक और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, एक होता है नॉमिनल फॉर्म में, नॉमिनल मतलब इन मनी टर्म्स, और एक है रियल फॉर्म में, रियल मतलब इन गुड्स एंड सर्विस फॉर्म। जब जीडीपी डिफ्लेटर निकालते हैं, महंगाई को मापने का एक मापक है ये जीडीपी डिफ्लेटर, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, जीडीपी डिफ्लेटर, ये तीन हैं। तो इसको निकालने के लिए हमें नॉमिनल जीडीपी यानी कि मनी टर्म्स में जो जीडीपी है प्लस रियल जीडीपी इंटू 100 ये फॉर्मूला है जीडीपी डिफ्लेटर का, यही समझाया है ये। उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये कितना जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, कल्याण के साथ इसको अगर हम रिलेट करें तो देश के घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, इससे पता चलता है। गैर मौद्रिक विनिमय जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज हैं, अर्थव्यवस्था का अनेक कार्यक्रम मौद्रिक रूप से नहीं होता था पहले। महिलाएं जो अपने घरों में जैसे काम करती है, राष्ट्रीय आय में उसको शामिल किया जाता है कि नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि बदले में उनको कोई भी पेमेंट नहीं मिलती। उसके बाद बाह्य कारण है, किसी भी फर्म या व्यक्ति के लाभ हानि दूसरा पक्ष इससे प्रभावित होता है नहीं होता है, वो भुगतान किया जाता है कि नहीं, एक्सटर्नैलिटी है। बाह्य कारण मतलब एक्सटर्नैलिटी। दो तरह के रीज़न, एक्सटर्नल रीज़न, इंटरनल रीज़न। अब कुछ धनात्मक एक्सटर्नैलिटी हैं, कुछ ऋणात्मक एक्सटर्नैलिटी हैं। हमने कोई भी अपना काम किया, उसकी वजह से दूसरे को या फिर समाज को नुकसान हुआ, तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। अगर हमने कोई भी काम किया या जीडीपी ग्रोथ अगर हो रही है देश की, तो उससे समाज में अगर अच्छा असर पड़ रहा है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। तो ये कुछ कल्याण से रिलेट किया है जीडीपी को। लो जी, ये चैप्टर आज ख़त्म ही हो गया आपका, बिल्कुल कंप्लीट है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी समझा रखे हैं, वो न्यूमेरिकल मैंने करवाए हुए हैं, उनके लिंक में इसी वीडियो में तीनों प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। अभी कह रही हूँ मैं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख लेना, आपको आज ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ like and share this video. Please subscribe our channel Success with Economics. Thank you very much.